हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। पिछले चैप्टर में हमने त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले में हमने रेखा और कोण के बारे में पढ़ा था। अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्वांग समता एक नया वर्ड है आपके लिए, सर्वांग समता। अब देखो, अब ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्वांग समता कहते किसको है। इस पूरे चैप्टर में हम सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ेंगे और वो भी त्रिभुजों की। देखो, सर्वांग समता कहते किसको है। अभी आपने बिल्कुल दो चीजें एक जैसी देखी है, बिल्कुल सेम। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक बिस्किट है और ये एक बिस्किट है। देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं है। देखिए, बिल्कुल। तो ये इसका सर्वांग सम है और इसी को हम सर्वांग समता कहते हैं। हुआ क्लियर? देखो, अगर मैं इसको सेम ऊपर रखूं ना तो ये बिल्कुल इस पे ढक जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल एक जैसा, तो वो सर्वांग सम कहलाता है। एक और एग्जांपल, ये दो ब्लेड्स हैं एक ही कंपनी की। अब देखो, बिल्कुल शेप साइज बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि एक ब्लेड सी या दो ब्लेड है। ओके, तो ये आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। और एक और एग्जांपल दूं, ये देखिए, ये दो बिल्कुल सेम बुकें हैं, सेम। अगर मैं एक के ऊपर दूसरी रखती हूँ ना, ये देखिए, तो दिख रही है आपको? आप पता भी नहीं लगा सकते कि ये एक बुक है या दो बुकें हैं। तो ये एक दूसरे की सर्वांग सम है। अब पता चल गया सर्वांग सम का मीनिंग क्या है। जो बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। आगे हम पढ़े, देखिए। और इस चैप्टर में हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो, फर्स्ट ये वाला देखिए, ये एक डाक टिकट है और ये कोई डाक टिकट है। देखो, अगर इन दोनों को आपस में बिल्कुल सेम नहीं दिख रही है, दोनों शेप में साइज में बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। ये ब्लेड देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो आपस में दोनों एक दूसरे की सर्वांग सम है। दो नोटबुक ले लीजिए, अपन ने ली जैसे दो नोटबुक, वो भी आपस में एक दूसरे की सर्वांग सम है। बिस्किट ले लीजिए, एक ही कंपनी के होने चाहिए बिस्किट। जैसे पार्ले जी के अपन देखते हैं तो सेम साइज आती है बिस्किट की, एक ही पैकेट के होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपनी के तो अलग अलग होंगे। कोई छोटा पैकेट आता है, कोई बड़ा आता है, तो उसमें साइज बड़ी हो सकती है, लेकिन एक ही पैकेट के बिस्किट जो आपस में सर्वांग सम हो। एक ही सांचे के खिलौने, जैसे कोई खिलौने होते हैं ना, अपन बच्चों के खिलौने आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई स्क्वायर है, कोई राउंड है, कोई, तो वो एक जैसे होते हैं बिल्कुल, तो हम उसको भी सर्वांग सम कह सकते हैं। अब समझ में आया थोड़ा सर्वांग सम का मीनिंग क्या होता है, सर्वांग सम वर्ड। ओके, समझ में आया? सर्वांग सम जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है वो मैंने आपको बताया कि इसको सर्वांग सम यानी दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली आग, जैसे ये मेरा हाथ है और ये देखो, आपस में बिल्कुल सर्वांग सम में देखा जाए तो इसको हम सर्वांग सम कह सकते हैं। नेक्स्ट, और दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को हम क्या कहते हैं? सर्वांग समता। जैसे दो आपस में सर्वांग सम है तो इस संबंध को हम कहेंगे सर्वांग समता। ओके, अब देखो 7.2 तल आकृतियों की सर्वांग समता। अब जो दो आकृतियां हम लेते हैं, अब उसमें चेक करते हैं कि वो सर्वांग सम है कि नहीं। देखो, फर्स्ट आकृति F1 है, उसको देखो ऐसे इस शेप में कुछ। एक सेकंड आकृति ले लेती हूं मैं ऐसे। अब देखो, दोनों एक जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? बिल्कुल सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 और F2 सर्वांग सम है। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि F1 और F2 बराबर है या इक्वल टू है, मैंने कहा F1 और F2 सर्वांग सम है। अब जब इक्वल टू नहीं बोल रही हूँ मैं, सर्वांग सम बोल रही हूँ, तो साइन भी कुछ अलग होगा उसका, इक्वल टू नहीं होगा उसका साइन। तो मैं इसको ऐसे थोड़ी लिख सकती कि F1 इक्वल टू F2, ये तो मैं इक्वल टू के सेंस में लिखूंगी। अब एक सर्वांग सम के लिए भी तो कोई एक साइन होना चाहिए जिससे हमको पता चल जाएगा हाँ F1 और F2 सर्वांग सम है। तो हम एक नया साइन सीखेंगे, जैसे F1 सर्वांग सम F2, ये सर्वांग समता का साइन होता है ये वाला। देखिए, मैं आपको वापस बता देती हूँ, एक लाइन दूसरी लाइन, पहले तो इक्वल टू बनाना है और उसके ऊपर ये ऐसे, तो ये सर्वांग सम का साइन है। ये आप साइन ध्यान रखो, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। इसको हम सर्वांग समता से डिनोट करते हैं।
तो F1 और F2 आपस में, ये देखिए, हाँ, F1 और F2 सर्वांग सम है, तो हम ये लिखेंगे कि F1 और F2 सर्वांग सम है। सही, हमने कैसे लिखा, F1 सर्वांग सम है F2 के, लिख दिया ये वाला, तो ये आपस में सर्वांग सम हो गए। आगे अब देखो, ये तो हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा, अब हम एक एक आकृति देखते जाएंगे, रेखाखंड देखेंगे, फिर त्रिभुजों के बारे में जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज भी तो रेखा से ही बना है देखा जाए तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे। देखो रेखाखंडों की सर्वांग समता। अब देखो दो रेखाखंड ले लो, एक लिया मैंने AB, दूसरा लिया मैंने CD, ठीक है। अब देखो ये आपस में सर्वांग सम है कि नहीं है, कैसे पता लगाओगे, AB को मैं CD के ऊपर पूरा का पूरा रख देती हूँ, रखूं, ये मेरा AB है और ये मेरा CD है। अब मैंने थोड़ा बड़ा हो गया, ओके। अब मैंने AB को CD के ऊपर पूरा का पूरा रख दिया, AB है ये, CD के ऊपर पूरा का पूरा रख दिया। अगर ये आपस में बिल्कुल ओवरलैप हो जाए और मुझे पता ही नहीं चले कि AB कौन सा था और CD कौन सा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, जैसे ये थे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे भी एक बिस्किट है, ऐसे बिल्कुल सेम, देखो साइज शेप, तो ये तो रेखाखंड में भी यही, अगर मैं उसके ऊपर रख दूं तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, बिल्कुल सेम। तो AB और CD दिखने में भी बराबर लग रहे हैं, यानी वो आपस में इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि AB इक्वल टू CD। और ध्यान रखना, देखो कभी भी हम रेखाखंड को डिनोट करते हैं तो उसके ऊपर AB ऊपर साइन लगाते हैं AB डैश का, ठीक है, रेखाखंड को, और रेखा को डिनोट करते हैं तो हम ये वाला आगे, जैसे जो निरंतर बढ़ती जा रही रेखा, रेखा और रेखाखंड और किरण, उसके बारे में हमने चैप्टर 6 पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, शायद 5th चैप्टर है, 5th, हाँ 5th वाले चैप्टर में रेखाखंड है कोण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो इससे हम सिर्फ अभी रेखाखंड की बात करें तो AB ऐसे डिनोट करेंगे। और कभी भी एंगल को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, एंगल 1, क्योंकि देखो कोई तो सिंबल होना चाहिए ना डिनोट करने के लिए कि हम किसको बता रहे हैं, तो इसका मैथ्स में भी अलग अलग सिंबल दे दी है। जैसे हम बोलते हैं ये आयत है, ये आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, ऐसे करके हमने, और ये त्रिभुज है, तो हम छोटे छोटे सिंबल दे देते हैं इनको। तो रेखाखंड को ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैं कोई कोण की बात करूं तो कोण A, और अगर त्रिभुज की बात कर रही हूं तो त्रिभुज A, B और C। ये चीजें क्लियर हो गई आपके दिमाग में। तो अब हम वापस चलते हैं अपने AB और BC पे। अब ये कोई मेरी रेखाखंड था AB, देखो नाम क्या था उसका, AB और CD। ये मैंने ले लिया, ये AB, ये थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, ये है मेरा AB और ये है मेरा CD। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि AB इक्वल टू CD। और मैंने क्या बात बताई थी, रेखाखंड के लिए हम ऊपर डैश का साइन रखेंगे, मतलब उसके सिर पे टोपी पहनानी है। ये AB और CD बराबर है, ये तो बराबर है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है, सर्वांग सम। तो मैं क्या करूंगी, सर्वांग सम का साइन कौन सा था, ये वाला। तो यानी जो इक्वल है वो सर्वांग सम भी होंगे, यानी जो इक्वल है वो क्या होंगे, सर्वांग सम, और जो सर्वांग सम है वो क्या होंगे, इक्वल, दोनों वाइस वर्सा होंगे। मतलब जो इक्वल है, बराबर है, वो सर्वांग सम कहलाते हैं, और जो सर्वांग सम है वो इक्वल कहलाते हैं। मतलब सर्वांग सम तभी होंगे जब वो इक्वल होंगे, और इक्वल तभी होंगे जब वो सर्वांग सम होंगे। ये दोनों क्रॉस, उल्टी कंडीशन, ठीक है। अब देखो ये तो A और B में तो हमें समझ में आ गया, AB और CD में। अब दूसरी लेते हैं PQ और RS। अब देखो PQ कुछ लंबी नहीं लग रही है RS से, तो PQ तो लंबी है और RS छोटी है, तो ये आपस में सर्वांग सम कहला सकते हैं। सर्वांग सम की कंडीशन क्या थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो ये तो मुझे सर्वांग सम नहीं लग रहे हैं, तो मैं ये नहीं लिख सकती, क्योंकि PQ इक्वल टू RS नहीं है, तो ये नहीं है। तो देखो ये सर्वांग सम लिखने के लिए क्या किया हमने, AB सर्वांग सम है CD के, ये हमने लिख लिया। और 7.4 के 2 में सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि दिख ही नहीं रहे सर्वांग सम एक जैसे, दोनों दिखने भी तो चाहिए कि सेम आकृति के हों, तो सर्वांग सम नहीं है। तो देखो अब ये एक स्टैंडर्ड लाइन पड़ी है, यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान है यानी बराबर है तो वे सर्वांग सम होते हैं,
और रेखाखंड सर्वांग है तो उनकी लंबाई समान होती है, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो अगर वे लंबाई में बराबर हैं तो वे क्या होंगे, सर्वांग सम, और अगर सर्वांग सम है तो वे क्या होंगे, बराबर, वाइस वर्सा। इक्वल है तो सर्वांग सम और सर्वांग सम है तो इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें एक बार देख लीजिए कि ए बी इक्वल टू सी डी के है, तो इसका वास्तव में अर्थ होता है कि ए बी सर्वांग सम है सी डी के। ये वाली बात यही ऊपर लाइन लिखी हुई है। अब हम त्रिभुजों के कोणों के बारे में पढ़ें कि कोणों की सर्वांग समता क्या होती है। अब कोण क्या होते हैं पहले बताओ। कोण नॉर्मल, जैसे कोई भी किसी भी 0 डिग्री से कोई एंगल बनाता है, कोई कोण बनाता है, मतलब जमीन से उससे कोई भी एंगल अगर बनाता है, जैसे ये कोई बेस लाइन है और इससे कोई भी एंगल बनाता है तो वो हम उसको कोण कहते हैं। और त्रिभुज पूरी बंद आकृति होती है। कोण और त्रिभुज में ये डिफरेंस होता है। कोण तो नॉर्मल आप कोण कुछ भी ले सकते हो, ये खुली आकृति भी हो सकती है। इसमें कोण, त्रिभुज में भी कोण हो सकते हैं, जैसे 3 कोण हैं, और त्रिभुज बंद आकृति होगी। कोण और त्रिभुज में ये डिफरेंस है। तो अब कोणों की सर्वांग समता के बारे में देखिए। फर्स्ट वाला देखिए, ए बी सी, पी क्यू आर, एल एम एन और एक्स वाई जेड, ये हमको 4 एंगल दे रखे हैं। ओके, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो एक बार। ये है 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 40 डिग्री, मतलब 40 के तो 3 हैं और एक 30 डिग्री का है। अब हम थोड़ा सा जनरल आइडिया लगाते हैं, तो इसमें सर्वांग सम आपको कौन सा दिख रहा है। और मैंने सर्वांग समता की कंडीशन बताई थी कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट शेप होनी चाहिए। तो अगर एंगल थोड़ा सा भी चेंज हो गया, ऐसे एंगल बन रहा है, थोड़ा सा भी ऐसे बन गया, तो वो तो थोड़ी शेप चेंज हो गई ना। तो एक बार अपने दिमाग में क्या आया कि यानी जो थोड़ा एंगल चेंज है वो तो सर्वांग सम नहीं होगा। तो इस वाली आकृति में देखिए तो पहला सही है 40 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 30 डिग्री और चौथा 40 डिग्री। तो देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये आपस में थोड़े सर्वांग सम लग रहे हैं और 30 नहीं लग रहा है। तो ठीक है, एक बार तो इसको क्रॉस कर दिया। अब देखो, अब एक चीज और कंफ्यूज कर रही है कि यार ये थोड़ी भुजा भी आगे जा रही है, तो ये सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, ये अपन को थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं। देखो, पी क्यू आर का अक्ष बनाइए और ए बी सी से ढकने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्यू बी के ऊपर, ओ क्यू बी ए के ऊपर रखिए और क्यू आर कहाँ आएगा, बी सी के ऊपर होगा। मतलब जो जैसा है उसको एग्जैक्ट उसके ऊपर रख दीजिए। जैसे मैंने ए बी सी था, ए बी सी, इसको मैंने एग्जैक्ट पी क्यू आर के ऊपर रखा, तो ए पी के ऊपर आएगा, ठीक है, ए पी के ऊपर आएगा, बी क्यू के ऊपर आएगा और सी आर के ऊपर आएगा, एग्जैक्ट ऊपर आएगा ऐसे। तो इस प्रकार पी क्यू आर सुमेलन ए बी सी से होता है। ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मैंने कैसे लिखना बताया था। देखिए, एंगल ए बी सी सर्वांग सम है, पी एंगल भी लिखना है आगे, ठीक है, एंगल पी क्यू आर के, ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। यानी ये एंगल और ये वाला, ये दोनों तो आपस में हो गए सर्वांग सम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल एम इंटू, मतलब जो आगे एम ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एम पी क्यू आर, ऐसे। तो इस स्थिति की माप 40 डिग्री है, तो आपस में 40 डिग्री हो गए ना, तो ये आपस में सर्वांग सम है। अगला, अब हम लेते हैं एन एम और एल, ये वाले एंगल लेते हैं। तो इसको भी हम ए बी सी के ऊपर रखेंगे, एग्जैक्ट ए बी सी के ऊपर रखा तो क्या होगा, पूरा का पूरा इसको ढकेगा कि नहीं ढकेगा, उसको पूरा एग्जैक्ट, तो वो भी उसके बराबर होगा। एल एम एन, ओ सॉरी, एल एम एन कितना था, 30 डिग्री था ना, भूल गए ये बात। तो उसको पूरा नहीं ढकेगा क्योंकि 40 डिग्री तो भाई यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो यानी एल ए बी सी और एल एम एन सर्वांग बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग सम भी नहीं है। अब हम एक्स वाई जेड और ए बी सी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, एक्स वाई जेड
देखो इसने बोला भी है कि किरण YX और YZ क्रमशः किरण BA और BC से अधिक लंबी प्रतीत होती है। इसके आधार पर आप सोच सकते हैं कि ABC XYZ से छोटा है, परंतु यदि याद रखिए कि आकृति में किरण केवल दिशा को प्रदर्शित करती है, न कि लंबाई को। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि किरण क्या होती है, जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और रेखाखंड फिक्स मेजरमेंट होता है। तो किरण खाली दिशा बता रही है, इसकी लंबाई नहीं बता रही कि कितनी है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC सर्वांग सम है YXYZ के। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि MABC इक्वल टू MXYZ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब कौन कौन से 3 एंगल सर्वांग सम हो गए, एंगल ABC, एंगल PQR और एंगल XYZ। अब इसमें देखो लिखा भली इसको ऐसे है, लेकिन ये कौन से एंगल की बात हो रही है, देखो जिससे एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल B, ये वाला एंगल Q, ये वाला एंगल M और ये वाला एंगल Y, यानी जो बीच में होता है ना B, जो लिखते हैं ना जैसे अपन A, B और C, तो हम इसमें B की बात कर रहे हैं, B बीच वाला जो होता है ना उसकी बात करते हैं, और A और C तो मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो B, Q, Y, ओके। तो यानी ये तीनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो हमको सर्वांग समता का साइन भी पता चल गया, 2 इक्वल और ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज सर्वांग सम है और ये थर्ड वाला त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। नेक्स्ट, यदि 2 कोणों की माप समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। यदि 2 कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप भी समान होती है। देखो ये भी वही वाली उल्टी बात बोल दी कि अगर कोण की माप समान है तो वे सर्वांग सम होंगे, और अगर सर्वांग सम है तो कोण की माप समान होगी। ये दोनों वाइस वर्सा है। अब हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता। पहले हमने कोणों की पढ़ी थी, अब त्रिभुजों की, पूरे त्रिभुज आ जाएंगे इसमें तीनों। अब देखिए ये कोई ABC और PQR के कोई त्रिभुज है, ये है ABC और ये है PQR, ये कोई 2 त्रिभुज है। अगर इनकी हम कह रहे हैं कि A, B और C सर्वांग सम है PQR के, इसका मतलब इसकी हर एक भुजा उस भुजा के बराबर होगी, हर एक कोण उस कोण के बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। मैंने बताया था ना कि जैसे बिल्कुल जो ये शेप है वो की वो शेप होनी चाहिए, यानी उसका जो एंगल उसके एंगल के, उसकी लाइन इसकी लाइन से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि PQR, हाँ अब इसमें ABC के सर्वांग सम है। अब इसमें संगत शीर्ष कौन कौन से होंगे, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट अपन को वही निकालना है जो अपन को दिखता है इसमें, ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ ये कोई B पॉइंट है, अब आपको दिखने में ये वाली भुजा इसके बराबर लग रही है, AB BC QR के बराबर लग रही है कि नहीं लग रही है, AC PR के बराबर लग रही है कि नहीं लग रही है, और AB PQ के बराबर लग रही है। तो अब हम इसमें आगे और पढ़ें तो इसमें 3 चीजें होगी, एक तो संगत शीर्ष होंगे, संगत भुजाएं होगी और एक संगत कोण होंगे। शीर्ष देखो सबसे पहले देख लो शीर्ष कौन कौन से हैं इसमें। शीर्ष ये B Q A P C और R, ये तो है शीर्ष, मतलब पॉइंट, जो तिकोने कोने जो होते हैं ना उनको शीर्ष बोलते हैं। अब है दूसरी है संगत शीर्ष हो गए। अब संगत भुजाएं, भुजाएं यानी जो जिससे त्रिभुज बना है, 3 भुजाएं होगी ना उसकी, वो भुजाएं। और तीसरा है कोण, वो आपस में लाइनें एक दूसरे को काट रही तो कुछ एंगल कोण का निर्माण भी तो करिए, ऐसे कौन सा कोण, ऐसे ऐसे ये वाला कोण, तो ये वाले कोण। अब हम इनके कोणों के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं बताती हूँ, सबसे पहले संगत शीर्ष। अब शीर्ष कौन कौन से, अब जो आपस में एक दूसरे के संगत है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे ये अपने पढ़ा था कि, तो अगर इन दोनों को एक साथ रख दूं मैं, तो मैं कहूँगी ये कोना इस कोने के बराबर है, ये वाला कोना इस कोने के, ये नीचे वाला कोना इस कोने के, और ये वाला कोना इस कोने के, है ना। अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ऊपर वाली लाइन इस वाली की लाइन के बराबर है, नीचे वाली लाइन इस वाली की लाइन के बराबर है। तो मतलब जो एग्जैक्ट उसमें है वही एग्जैक्ट ये वाला भी लेना है, दोनों एंगल का कंपैरिजन बराबर करना है। जो आपने इस लाइन से और जहाँ से शुरू किया है ना, वही इधर से भी शुरू करना है। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब शीर्ष की बात करूँ, अब देखो एक बार देखा जाए तो अपन को बिल्कुल दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो यानी मैं एक तरह से कह सकती हूँ कि A और P बिल्कुल एग्जैक्ट शीर्ष है, A और P
बी और क्यू, तो देखो बी और क्यू बिल्कुल एग्जैक्ट शीर्ष है। सी और आर एग्जैक्ट शीर्ष है। मतलब इसमें बताने का मतलब ये था कि आप ये नहीं कहोगे भाई ए है, ए जो एंगल है वो क्यू के संगत है, नहीं, जो जिसके सिमिलर दिख रहा है ना, ऊपर वाला कोण तो इसके भी ऊपर वाला, इधर नीचे वाला कोण तो इसके भी नीचे वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेना है, तो ही वो सर्वांग होगा और आपका क्वेश्चन सही होगा। वरना आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, ये वाली तो भुजा ले ली, ये वाला दूसरा कोण ले लिया, या ये वाला ऊपर वाला कोण ले लिया, ये वाला नीचे वाला कोण ले लिया, तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेना है। अब इसमें ए ऊपर है तो पी भी ये वाले लेना है, बी इधर है तो इसमें क्यू ये वाला लेना है, सी इधर वाला है तो आर इधर वाला लेना है, ऐसे। तो समझ में आया? ए पी के है, बी क्यू के है, बी क्यू के, और सी आर के, सी आर के हो गए। ये तो थे। अब संगत भुजाएं बताते हैं। देखो संगत भुजाएं यानी जो जिससे बना है कोण। फर्स्ट वाला ए बी और पी क्यू, देखो ए बी का है ये, इसके संगत भुजा कौन सी दिख रही है? पी क्यू। सेकंड बी सी और क्यू आर, देखो बी सी का है, ये मेरा बी सी, इधर क्यू आर का है। और देखो ये चीज भी ध्यान रखना, अगर मैंने बी सी बोला है तो इधर मैंने क्यू आर बोला है, जहां से शुरू हो रहा है उधर भी वहीं से। अब मैं इसको सी बी नहीं बोल सकती, या मैं इसको आर क्यू नहीं बोल सकती, या क्यू आर नहीं बोल सकती, उल्टा सीधा इसका नंबर चेंज मत करना। जिस नंबर में आप इधर देख रहे हो ना, उसी नंबर से। अगर पहले बी सी आया है तो इधर भी क्यू आर पहले आएगा, ऐसे नहीं कि आप आर क्यू कर रहे हो, ये भी बहुत ध्यान रखना इसमें। थर्ड ए सी और पी आर। अब ए सी कहाँ है? ए सी और पी आर, अगर ए ऊपर वाला है सी नीचे वाला, तो पी भी ऊपर वाला और आर नीचे वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट उनका। ऐसे आपने आरपी नहीं कर दिया, बिल्कुल उनका सीरियल नंबर भी बिल्कुल वही रखा जो जहां से शुरू हो रहा है। अब संगत कोण की बात कर लेते हैं। चलो संगत कोण, एंगल ए एंगल पी के बराबर है। अब सेकंड एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी ये एंगल आर के बराबर है। हो गए तीनों चीजें। एक बार समझ में आ गई आपको? मैंने त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम पढ़ाया। देखो मैंने क्या किया, दो त्रिभुज बिल्कुल सर्वांग सम बना दिए। ओके, अब मैंने इसको बोल दिया ए बी और सी है, ये पी क्यू और आर है, ये कोई दो त्रिभुज बना दिए। अब मैंने इसमें पूछा शीर्ष सर्वांग सम कौन कौन से होंगे, बिल्कुल संगत कौन कौन से होंगे? तो ए का संगत होगा पी, बी का संगत होगा क्यू, और सी का संगत होगा आर। अब भुजाओं की बात करूं तो ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए सी पी आर के। अब कोण भी होंगे इसमें कुछ। अब कोण देख लो, एक एंगल ए पी के, एंगल बी क्यू के, और एंगल सी आर के, ऐसे। तो तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई, और तीन कोण हो गए। ये चीज समझ में आ गई त्रिभुजों के केस में? ओके, हम आगे देखते हैं। उदाहरण फर्स्ट देखते हैं। ये देखिए, यदि ए बी सी पी क्यू आर सुमेलन ए बी सी आर पी क्यू के अंतर्गत सर्वांग सम हो तो ए बी सी के वे भाग लिखे जो निम्न के संगत हो। अब देखो इसमें हमको प्रूव करना है कि इसके संगत भाग कौन कौन सा है। मैंने बताया ना, जैसे ए वाला पिछले वाले डायग्राम में ए संगत था, तो ऊपर वाले जो सी जो एग्जैक्ट सेम था उसके उसी के संगत करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है। अब देखो ए बी सी को देखो और पी क्यू आर को देखो। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, अब कहोगे यार पहले तो मेरी बिल्कुल शेप सेम थी, वो ऊपर था तो ये भी ऊपर था बिल्कुल, अब इसमें तो त्रिभुज को उल्टा कर दिया। अब मैं कंफ्यूज हो गई, ये वाली कौन सी भुजा किसके बराबर है, कैसे पता लगाऊं? तो देखो देखने में इसको अपन को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, अब देखो एक बार देखने में अपन को लग नहीं रहा है कि जैसे ए सी पी आर के बराबर लग रही हो, और ये बी सी पी क्यू के बराबर लग रही है, और ए बी
आर क्यू के बराबर लग रही है, ऐसा लग नहीं रहा हमको कि जैसे कुछ, तो हमको ऐसे ना जमा के देखना है कि अगर मैं इसको पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दूं तो किस शेप में आएगा वो, तो पूरा का पूरा उसके ऊपर जम जाना चाहिए। तो पी क्यू आर के, तो हमको वो संगत भाग लिखने हैं। और इसमें सर्वांग समता का रूल ए बी सी और ए बी सी, देखो शुरू कहाँ से हो रहे हैं, देखना ध्यान से, ए बी और सी यहाँ से शुरू हो गए, और इधर के हम शुरू कहाँ से हो रहे हैं, आर क्यू और पी। सही है, जो सबसे पहले शुरू हुआ उसके 3 बराबर लग रहे थे हमको, तो ये इसके बराबर हो गया। सेकंड वाला 2, ये सेकंड वाला, और ये थर्ड वाले आपस में ये दोनों बराबर थे। तो हमें अब इसके पॉइंट बताने हैं। देखो फर्स्ट वाला P, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब हम फर्स्ट है P, अब देखो देखने में P किसके बराबर लग रहा है, हाँ इसमें फर्स्ट वाला P, Q और RP, ये 3 चीज़ें बतानी है हमको कि P, इसमें P के एंगल P का सर्वांग सम इसमें एंगल कौन सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कौन सा है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो P के बराबर लग रहा है ये C, क्योंकि हमने पहले मैच करके देखा था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रख के देखा था, तो P के बराबर लग रहा है C वाला एंगल। और Q के बराबर ये Q ये कौन सा एंगल है, B, तो इसके लग रहा है B। और RP, देखो RP कहाँ है, ये R और ये P, ये छोटी वाली लाइन है, तो इसमें कौन हो गया RP का, R और P, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, A और B, जो जहां से शुरू होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही रखना है ओवरलैप करके। तो यानी इधर से RP है, लेकिन वो AB उसके ऊपर ओवरलैप, जैसे इसको हम ऐसे उल्टा जमा देंगे तो इसके ऊपर AC हो जाएगा ये। हाँ ये क्या था, RP, R और P, हाँ सॉरी, तो इस साइड कौन सा हो गया, CA, ये वाला AC नहीं है, AB नहीं है, CA है, ठीक है। तो ये हो गया इसके ऊपर CA। तो इसमें A किसके है, R के, B Q के और C P के, इसमें लिख दिया। अब PQ किसके बराबर है, PQ, ये है P और Q, ये तो ये CB के, ये CB के है ना। सेकंड Q, एंगल Q, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, एंगल B के, इसके। फिर है एंगल RP, RP कहाँ है, RP ये, ओके। तो ये किसके है, AB के, नहीं ये गलत लिखा है, AB के नहीं होगा, ये RP AC के होगा, ये वाली चीज़ इसमें गलत, क्योंकि वो छोटी भुजा है RP और ये इसमें बड़ी है, तो वो बड़ी वाली नहीं हो सकती, इसमें ये AC के होगा, ओके। आगे करते हैं। हाँ ये देखो 2 त्रिभुजों के मान लीजिए ABC PQR दिए हुए हैं, तो उनमें आपस में कुल 6 संभव सुमेलित है, उनमें से 2 सुमेलित है, जैसे ABC और सेकंड है ABC QRP के सुमेलित है। किस किस के हैं, मतलब ABC PQR के हैं कि ABC RPQ के हैं, ABC PQ। और 2 त्रिभुजों के कटआउट का प्रयोग अन्य सुमेलित ज्ञात कीजिए और सुमेलन सर्वांग समता दर्शाते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। मतलब आपस में 6 पॉइंट अपन को लेने, कौन कौन से लिए थे हमने, एक तो 3 शीर्ष, 2 भुजाएं और 3 कोण, वो वाले आप ले सकते हो। और जो अपन ने जहां से शुरू किया, जैसे ABC और PQR 2 हैं, तो जो जहां से शुरू हो रहा है उसी को हम PQR वहीं से मेंशन करेंगे। तो हम जो त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम है, ऐसा हम लास्ट में लिख देंगे। अब आगे प्रश्नावली करें, प्रश्नावली 7.1 देखो। प्रश्नावली 7.1, 2 रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, मतलब 2 रेखाखंड सर्वांग सम कब होंगे, जब उनके माप बिल्कुल समान हो। जैसे मैंने बोला AB और BC आपस में सर्वांग सम है, तो उनके जब कब होंगे, जब उनके भुजाओं का माप बिल्कुल बराबर हो, तो उनका माप बराबर हो तब। 2 सर्वांग सम कोणों में एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी, मतलब 2 कोण सर्वांग सम है, ये बोल दिया मैंने। एक 70 है तो दूसरा भी ऑब्वियसली 70 ही होगा। हाँ, जब हम कोण A इक्वल टू कोण B लिखते हैं तो उसका वास्तविक में अर्थ होता है कि M एंगल A इक्वल टू M एंगल B होता है, इसका वास्तविक में अर्थ।
वास्तविक जीवन में संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण, कोई भी दो उदाहरण मैंने जैसे पहले दिखाए थे, कोई भी दो बिस्किट के दे दो, दो ब्लेड्स के दे दो, ऐसे दो कोई भी जो सेम ब्लेड है उनके दे दो, दो कॉपीज के दे दो, दो त्रिभुज की जो बिल्कुल शेप है, या खिलौने टॉय के दे दो कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, या फिर पेपर्स के दे दो, A4 साइज के पेपर होते हैं बिल्कुल एक जैसे सेम होते हैं। तो कोई भी आप है जो आपके दिमाग में एग्जाम्पल आए वो आप दे सकते हो। हाँ, अब यदि थर्ड क्वेश्चन, ओके, यदि सुमेलन ABCEFED के अंतर्गत ABCFED के सर्वांग सम है, ये वाला सर्वांग सम का साइन है, तो त्रिभुज ABC के संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। ये देखिए, ये मैंने कोई दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC और FED, दो त्रिभुज लिए, उसमें मैंने बोल दिया कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, तो अब उनके संगत भाग कौन कौन से होंगे? तो देखो बिल्कुल जैसे एग्जैक्ट अपने लिखा है वैसे ही एग्जैक्ट हम बोलेंगे। देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, AB सर्वांग सम है FE के, तो जैसे AB पहले आ रहा है, AB FE, पहले A है फिर B है, इधर F है इधर E है, जो पहले है वो पहले है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर AB FE, AC और FD, ये AC हो गया और ये FD के, और इधर है BC और इधर है ED के, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, तो तीनों भुजाएं आपस में सर्वांग सम हो गई। अब एंगल की बात करूं तो एंगल A F के, B E के और C D के सर्वांग सम हो गया। ओके, तो ये आपस में सर्वांग समता की कंडीशन या तो आपको पूछ लेंगे कि सर्वांग सम है तो ऐसे प्रूफ करो कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर होगी, कौन कौन से कोण, या फिर आपको कोण दे देंगे और पूछेंगे ये सर्वांग सम है कि नहीं है, तो अपन को दोनों वाइस वर्सा आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करें, यदि त्रिभुज DEF और BCA दो ये सर्वांग सम है, तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हैं। अब हमको पहले तो दो त्रिभुज बना लेने हैं, एक तो DEF और एक BCA, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा उसने कहा, D पहले EF, तो उधर BCA की बात करी तो BCA, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब देखो, अब बिल्कुल सही बना होगा ना तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा E, अब इधर दिखने में E के सर्वांग सम कौन है? C। अब मैं पूछूं EF के, चले जाओ भुजा EF पे, ये नीचे वाली, वो सर्वांग सम किसके? EF CA के, बिल्कुल लिखना भी सेम है, ऐसे नहीं कि AC पहले लिख लेना है, AC या CA, इसका सीरियल चेंज नहीं करना है। EF लिखा है तो इधर CA लिखूंगी। अगला एंगल F, अब एंगल F का है ये, तो वो किसके हैं? एंगल A के। अगला DF, अब देखो DF का है, ये है DF, ये किसके है? BA के। DF लिखा है तो मैं इधर BA लिखूंगी। ओके, हाँ, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध क्या क्या होते हैं। अब त्रिभुजों की, ये तो हमने नॉर्मल सर्वांग समता पढ़ी थी कि रेखाखंडों की, कोणों की, त्रिभुजों की। अब इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध के मतलब उसमें तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या तीनों कोण बराबर होने चाहिए, या एक भुजा दो कोण बराबर होने चाहिए, या दो भुजाएं एक कोण बराबर होने चाहिए, या तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यूं इसमें आगे कंडीशन आएगी त्रिभुजों के बारे में, क्योंकि हम त्रिभुजों का ही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो 7.6 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध। देखो ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 और ये 3.4 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमने एक बार त्रिभुज बना के देखते हैं हम। अब SSS का खेल खेलते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ एक 5.5 का सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाओ, तो आप क्या करोगे? 5.5 ले ली मैंने। अब वो तो बहुत टाइप से बन सकता है, क्योंकि मैंने आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने बस एक रेखाखंड बता दिया 5.5, 5.5। अब आप सोचोगे यार मैं तो इससे अधिक कोण भी बना सकता हूँ, 90 डिग्री का भी बना सकता हूँ और न्यून कोण भी बना सकता हूँ। तो ये 3 त्रिभुज बन गए अलग अलग, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण। अब मैं एक हिंट और देती हूँ आपको, एक काम करो, ये तो बनाओ 5.5, 5.5 और 5.5। अब मैंने एक भुजा और दे दी, अब मैं आपको बोलूँ चलो एक काम करो, दूसरी भुजा 3.4, 3.4 और 3.4। तो
तो आप क्या करोगे, एक थोड़ी टेढ़ी बना दी, एक 90 डिग्री में बना दी और एक थोड़ी कम बना दी, तो भी ये त्रिभुज मुझे सर्वांग सम नहीं लग रहे हैं। देखो ये थोड़ा अधिक कोण है, एक 90 डिग्री है और एक न्यून कोण है, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। यानी मुझे दो भुजाएं दे दी, दो भुजाएं, साइड, भुजा को साइड बोलते हैं, मतलब मैंने दो भुजा के बारे में मुझे दे दिया, तो सर्वांग सम हो रहे हैं क्या ये? नहीं, मतलब मुझे एक इंफॉर्मेशन और चाहिए, या तो तीसरी भुजा और समान हो, तीसरी भुजा के और मेजरमेंट दे दे तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये अब ये तीनों एग्जैक्ट सेम है। तो आगे इसने क्या किया, ये हो गई 5.5, ये हो गई 3.4। अब तीसरी वाली भुजा दे दी इसने 5। अपन वो प्रकार और उससे नहीं बनाते थे पेंसिल से, एक 5 सेंटीमीटर की लेते थे, फिर हम कंपास से 3 सेंटीमीटर का चाप काटते थे ऐसे, फिर इधर से 5 लिया और कंपास से फिर हमने ऐसे आड़ा काटा, फिर हम तीनों को मिला देते थे, ऐसे करते थे ना मैथ्स में। तो ऐसे, तो अब ये त्रिभुज मुझे एग्जैक्ट पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, यानी अब मुझे इसी लंबाई का दूसरा त्रिभुज मिल जाए ना तो वो उसके एग्जैक्ट सर्वांग सम होगा। तो ये कौन सा रूल हो गया, साइड साइड साइड, मतलब साइड यानी भुजा। इस देखो इंग्लिश में याद रखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इसमें हमको यही टर्म दी है, इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी एस 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 टर्म जो त्रिभुजों में लागू होती है। इसके रूल क्या है, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध, यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो तीनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब इसकी तीनों भुजाएं एग्जैक्ट बराबर और इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एग्जैक्ट बराबर है तो वापस में सर्वांग सम होंगे। ओके, संगत भुजाएं भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ये वाली दे रखी है तो उसमें वो दूसरी वाली, आपस में संगत भी होनी चाहिए कि 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी 4 और इधर 5 है तो इधर भी 5, मतलब संगत होनी चाहिए पूरी एग्जैक्ट, तो वो आपस में सर्वांग सम होंगे। एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 2, त्रिभुज ABC और PQR में AB 3.5, BC 7.1, देखो AB का है देखते जाओ 3.5, BC 7.1 और AC 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा त्रिभुज है PQR, इसमें PQ दे रखा है, PQ 7.1, QR, अब देखो मैं अलग कर देती हूँ, ये 7.1 है, ये 7.1 है, ये दोनों बराबर है ताकि अपन को पता चल जाए कि दूसरा 3.5, ये 3.5 है, सेम कलर हो गया, ये 3.5 है और ये वाली भी 3.5, ये ब्लू कलर है। ओके, ये और तीसरी है 5 सेंटीमीटर, येलो वाली 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो आपस में सर्वांग सम होगी कि नहीं होगी ये अपन को पता लगाना। अब त्रिभुज थोड़ा उल्टा घुमा दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे यार ये तो मुझे सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो मैं लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करूँ एक बार स्टेप बाय स्टेप। देखो सबसे पहले बोला AB और RP, AB और RP ये 3.5 थी, BC और PQ, BC और PQ ये भी 7.1 है और AC और QR 5 सेंटीमीटर है। तो अगर तीनों भुजाएं की इक्वल होगी तो ये आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम। अगर 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा 3 भुजाओं के बराबर हो तो वो आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बहुत समझ में आया, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो आप क्या पढ़ रहे हैं, पर बुक में मेरे साथ साथ देखते रहिए और उसके बाद में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप खुद से ये सारे क्वेश्चन करना, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आए फिर से वीडियो देखो, क्योंकि देखो एक बार सुनने से एक बार समझ में नहीं आता, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना सवाल तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। खुद से करो, एक बार करो, 2 बार करो, बार बार ट्रायंगल बनाओ, ये PQR है, ये ABC है, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक बार में नहीं आता, 1 बार 2 बार 3 बार करो और बार करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण 3 7.13। अब इसमें देखो कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, AD और CD ये दोनों आपस में बराबर है। दूसरा AB और CB, सेकंड ले लूँ मैं, AB और CB ये दोनों आपस में बराबर है। हाँ, तो हमको एक प्रूव करना है कि एंगल ABD और CBD में बराबर भागों के 3 युग्म बताने मुझे। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या क्या बराबर दिख रहा है वो बता दो, और दूसरा मुझे प्रूव करना है कि ABD और CBD आपस में सर्वांग सम है कि नहीं है, ये भी हमको बताना है। और तीसरा हमको पूछ करना है कि BD ABC की समद्विभाजक है कि नहीं है।
देखो पहले तो हमको, इसीलिए ये डायग्राम पे टिकी हुई है इसमें क्वेश्चन सारे, तो आप डायग्राम देखते जाओ। तो ए बी सी, पहले तो हमको दो कंडीशन दे दी कि ए डी और सी डी बराबर है, ओके, और ए बी और सी बी बराबर है, ओके। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते जाओ, ए बी डी और सी बी डी में बराबर भागों के 3 युग्म निम्नलिखित है। अब 3 युग्म अपन को 3 कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान रखना इसमें 3, या तो तीनों भुजाएं बराबर करो, या तीनों कोण बराबर करो, या 2 भुजाएं 1 कोण, 1 भुजा 2 कोण, ऐसे करके कोई भी कॉम्बिनेशन बिठाना है। तो सबसे पहले ए बी सी बी के बराबर है, ये हमको दिया गया है। ए डी सी डी के बराबर है, ये भी हमको दिया गया है। और एक तीसरी चीज, बी डी और बी डी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि ये कौन सा रूल हो गया, साइड साइड साइड। देखो तीनों साइड हो गए ना, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, इसे भी 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, क्योंकि 2 तो इक्वल टू दे रखी थी और एक कॉमन थी, दोनों में उभयनिष्ठ थी, तो ये सर्वांगसम है। और दूसरा सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया, 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, 3 भुजाएं बराबर है। और तीसरा, क्या बी डी ए बी सी को समद्विभाजित करती है, तो एंगल बी ए बी डी और सी बी डी, देखो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए बी और डी ये वाला एंगल, और सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल की बात हो रही है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, अब जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब उसके हर एंगल भी बराबर होगा, तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि बी डी, देखो ध्यान से देखो, ये बी डी किसको, ए बी सी को समद्विभाजित कर रही है, ओके, तो बी समद्विभाजित कर रही है बी डी, ये प्रूव हो गया, तीनों क्वेश्चन, तीनों सवाल प्रूव हो गए ना, ओके। आगे वाले चैप्टर में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, तब तक आप ये वाला पूरा जितना भी पढ़ाया है, इसकी सर्वांग समता, रेखाखंड की सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता, सबके बारे में बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्योंकि आगे आपको तभी समझ में आएगा जब तक आप पिछला पढ़ोगे, ओके। तो तब तक अच्छी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ओके।